हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिव्यांशु का है। सर, आई एम फ्रॉम लखनऊ, गेटिंग अ जॉब इन एन एजेंसी रिलेटिवली ईजियर, वेयर इज फाइंडिंग एन ओपन एसईओ पोजीशन in an in-house company is quite difficult. Especially in our city, I prefer working in an in-house role because I want to focus on a single website rather than handling multiple projects and risking burnout. Most in-house SEO opportunities are remote and appear occasionally. And also, even if I work in an agency, most agencies in Lucknow are small and focus on us to create low-quality backlinks like social bookmarking, Web 2.0, and directory submissions, which I don't want to focus on long term. Do you have any suggestions on how I should approach this? देखो, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप एजेंसी में काम नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो इन हाउस टीम्स होती हैं उनमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और ये भी आपने सही आइडेंटिफाई किया कि उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इन हाउस टीम में नहीं होती है, बिकॉज ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एजेंसीज के पास जाते हैं। एजेंसीज को ज्यादा मैन पावर की, एसईओज की जरूरत पड़ती है, इन हाउस टीम को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कंपैरेटिवली वो कंपनीज भी कम होती है। तो ऐसे में तो देखो, आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर डिमांड ही कम है तो आपको वेट करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो लिंक्डइन वगैरह पे जॉब पोस्ट कर रही है, वहां पर आपको अप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। एजेंसी में देखो, एक बेनिफिट भी होता है, आप किसी भी लेवल पर एंटर जो है वो हो सकते हैं, और क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती है। ऐसा तो होता नहीं कि एजेंसी के अंदर एक ही एसईओ पर्सन है, थोड़े से ज्यादा भी एसईओ पर्सन्स होंगे, तो वहां पर ये आपके पास एडवांटेज होता है कि आप किसी भी लेवल पर एंटर हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने वर्टिकल में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी होती है। और ऐसी कंपनी जो इन हाउस कैंडिडेट्स को हायर करती है, जरूरी नहीं है ना कि उनमें एसईओ की कोई बहुत ही बड़ी जो टीम हो। तो यही सब रीजन है जिसकी वजह से इन हाउस टीम में अपॉर्चुनिटी मिल पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है वो रहता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे आसान तरीका है लिंक्डइन के ऊपर जो डिफरेंट कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा हंट करने की कोशिश करें, फिगर आउट करने की कोशिश करें, एंड आई बिलीव वहीं से आपको रास्ते जो है वो मिल जाएंगे। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है क्रिकेट विला का। सर, आप जो डेली वीडियोस अपलोड करते हो वो किसी ना किसी प्लेलिस्ट में होती हैं या कुछ ऐसी भी होती हैं जो बिना प्लेलिस्ट के? बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो बिना प्लेलिस्ट की होती है। देखो, मेरे वो वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिकली कोर्स वाले वीडियोस हो। जैसे अभी GA4 का कोर्स चल रहा है, सेल्स का कोर्स चल रहा है, तो इसकी प्लेलिस्ट होगी। अगर मैं गूगल एड्स का कोर्स बनाऊंगा उसकी प्लेलिस्ट होगी, मेटा एड्स के कोर्स की प्लेलिस्ट है, एसईओ कोर्स की प्लेलिस्ट है, GTM कोर्स की प्लेलिस्ट है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने कोर्सेज क्रिएट किए, उनकी प्लेलिस्ट होती है। पर मान के चलते अगर मैं करियर के ऊपर कोई वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप के ऊपर बना रहा हूँ, या कोई जनरल वीडियो बना रहा हूँ, या सैलरीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो किसी भी प्लेलिस्ट के अंदर ना हो। तो आप थोड़ा सा जो वीडियोज वाला सेक्शन है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, मैंने जो रीसेंट वीडियोस अपलोड करी है उनमें से अगर आपको कोई बेनिफिट वाली वीडियो लगती है, टॉपिक वगैरह देख लीजिएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। बट ये मत सोचिए कि सभी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर होती है। बट कोई जो सीरीज चल रही होती है मेरी कोर्स वाली, जो पार्ट्स में जनरली आती है कि पहले हमारा ये पहला वीडियो आया, फिर सेकंड वीडियो आया, थर्ड आया, जैसे मैंने बताया आपको GA4 की हमारी प्लेलिस्ट जैसे चल रही है, तो वो सारे हमारे कोर्सेज प्लेलिस्ट में डेफिनेटली जो है वो होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं, 1800 के आसपास वीडियोस हैं। ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर हमने वीडियोस और ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, तो मिस तो नहीं होने वाला है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज यूज फोन केसलेस? हाँ, अगर इस फोन की आप बात कर रहे हो तो लगभग 1.5-2 सालों से तो मैं इसको केसलेस ही यूज कर रहा हूँ। ज्यादातर फोन्स को मैं केसलेस ही यूज करता हूँ। जब नया नया लेते हैं यार, तब थोड़ा शौक होता है, 1-2 कवर जो है लगा लेते हैं। उसके बाद ना मेरे को कवर सेलेक्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब मेरा नेचर ऐसा है ना कि आप मेरे से अगर कवर सेलेक्ट करवाने जाएंगे ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है नहीं। और उसके बाद जब कवर्स खराब होने लगते हैं ना तो मेरे को बहुत ही खराब लगता है। इसलिए मैं कुछ टाइम के बाद यही करता हूँ कि कवर्स को निकाल ही देता हूँ और वो अपनी तरफ से झंझट ही खत्म कर देता हूँ कि मेरे को बार बार जो कवर्स है वो सेलेक्ट करने पड़े। तो मैं इसी तरीके से जो है वो यूज करता हूँ। पता नहीं इसके फायदे हैं नुकसान है, आई डोंट नो। बट हाँ, आपने ऑफ टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा और मैं इनकरेज करता हूँ आप लोगों को कि इस टाइप के भी क्वेश्चन यार पर्सनल टाइप के पूछना चाहो तो पूछो आराम से। संडे चर्चा इसीलिए बीच बीच में पिक कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुलेमान का है। आई हैव 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इनका, व्हेन सेटिंग अप अ न्यू गूगल एड्स अकाउंट फॉर अ ब्रांड, व्हिच टाइप ऑफ कैंपेन डू यू रिकमेंड रनिंग इनिशियली टू प्रॉपर्ली वार्म अप द गूगल ट्रैकिंग एंड डेटा? देखो, जब इनिशियली मैं कैंपेन्स को वार्म अप करना चाहता हूँ तो केवल मेरा पर्पस कैंपेन को वार्म अप करने का नहीं होता। देखो, एक और बात समझने की कोशिश करो कि क्लाइंट्स के हम लोग अकाउंट्स मैनेज करते हैं, क्लाइंट्स के कैंपेन्स रन करते हैं, तो उनको बड़ी जल्दबाजी रहती है कि जल्दी जल्दी लीड्स आए। तो हमारा मेन फोकस इस बात के ऊपर भी होता है कि 10, 12, 15 क्लिक्स के बाद जो है लीड्स आनी शुरू हुई या नहीं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली हम जो बिडिंग स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक्स विद अपर लिमिट स्टार्ट करते हैं, और जो सर्च टर्म्स होते हैं उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते चलते हैं। इस चीज को ध्यान में रख के कि अच्छा 15 क्लिक्स आ गए तो अब लीड आई कि नहीं आई, और 15 क्लिक्स आए तो किस टाइप की क्वेरीज के ऊपर आए। इस टाइप से शुरुआत में और ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं जहां पर हमें सर्च टर्म्स वगैरह को थोड़ा सा फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है।
उसके बाद जब डेटा वगैरह आ जाती है, कन्वर्जन्स वगैरह आ जाते हैं, तब गियर्स हम लोग शिफ्ट करते हैं, तब हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था, व्हेन सेटिंग अप अ न्यू गूगल एड्स अकाउंट फॉर अ ब्रांड, विच टाइप ऑफ कैंपेन डू यू रिकमेंड रनिंग इनिशियली? इन जनरल अगर कैंपेन टाइप की बात करो तो वो सर्च कैंपेन ही हम लोग रन करते हैं। ज्यादातर सिनेरियोज में लीड जनरेशन के जो ब्रांड्स हम लोग मैनेज करते हैं, उसमें सर्च कैंपेन्स रन करवाने ही ब्रांड्स हमारे पास आते हैं। D2C में ऐसा हो सकता है कि आप परफॉर्मेंस मैक्स बेस्ड कैंपेन से शुरुआत करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इनका गूगल एड से रिलेटेड है। फॉर ट्रैकिंग सेटअप, इज इट सफिशिएंट टू यूज द ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड बाय द प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई एप्स और वर्डप्रेस प्लगइन्स, और इज इट बेटर टू इंप्लीमेंट tracking manually through Google Tag Manager for both Meta and Google Ads to ensure better accuracy and control? What's your recommendation on this? देखो, जहां तक मैं इंडियन क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा ट्रैकिंग का मेथड यूज किया है। आपने शॉपिफाई एप्स को यूज किया या आपने वर्डप्रेस प्लगइन्स को यूज किया, अगर उनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उनका मेन मतलब ये होता है कि परचेजेस ट्रैक हो जानी चाहिए और कैंपेन जो है वो ठीक चलने चाहिए और स्केलेबल होने चाहिए। मतलब डेटा वगैरह वो हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, बट वो ट्रैकिंग का पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चेक करते कि आपने किस टाइप से ट्रैकिंग जो है वो करी हुई है। तो हम लोग उनके में मेजरली शॉपिफाई एप्स के थ्रू ही ट्रैकिंग कर लेते हैं। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। देखो, जो मेन इवेंट्स होते हैं जैसे व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट और परचेज, इन मेन 4 इवेंट्स के अलावा अगर आप अपने कुछ कस्टमाइज इवेंट्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको कुछ कस्टम सॉल्यूशंस यूज करने पड़ सकते हैं जैसे जीटीएम वगैरह को। बट अगर आपकी जो ट्रैकिंग है वो इन्हीं इवेंट्स के अराउंड लिमिटेड है, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, आप इन एप्स के साथ जो है वो जा सकते हैं। क्या सर ट्रैकिंग की एक्यूरेसी में कोई फर्क आता है? कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप आराम से शॉपिफाई एप्स की जो नेटिव ट्रैकिंग का सिस्टम है उसको यूज करते हैं। फिर सर आप जीटीएम क्यों रिकमेंड करते हैं? देखो, जीटीएम काफी रोबस्ट तरीका है, इसलिए मैं जीटीएम रिकमेंड करता हूं। अगर आपको कंट्रोल पसंद है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को 4 में से केवल 3 ही इवेंट जो है वो ट्रैक करने हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं। या आपको लगता है मेरे को और 4-5 इवेंट जो है उनको भी सर्वर साइड ट्रैकिंग के थ्रू जो है वो ट्रैक करने की जरूरत है, कन्वर्जन्स को ट्रैक करने की जरूरत है, तब आप जीटीएम और सर्वर साइड ट्रैकिंग को अलग से बिल्कुल जीटीएम मतलब वेब वाला और जीटीएम सर्वर साइड वाला यूज करके तब आप उसको ट्रैक जो है वो करते हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मैं बेसिकली कस्टम सोल्यूशन जो है वो यूज करता हूं। बट ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है जो यूके बेस्ड वगैरह क्लाइंट्स होते हैं, उनको ये रहता है कि नहीं ठीक है, शॉपिफाई की नेटिव एप्स हम नहीं यूज करेंगे, आप जीटीएम से हमारे अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर दें, बिकॉज उसमें कॉन्सेंट मोड और ये सारी चीजों का भी इंप्लीमेंटेशन होता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, बट ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फर्क नहीं आता, मतलब डेटा एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं है। When running Meta ads for restaurant or any local business that serves a specific geographical area, we often notice that Meta expands the radius and delivers results from areas where the business does not operate. How can we control or prevent this issue to ensure ads are shown only within the serviceable area? देखो 100% तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कुछ जो सेटिंग्स आपकी जैसे पिन कर दीजिए, या जिन एरियाज से जो है वो क्लिक्स आ रही हैं या जिन एरियाज में आपका एड्स दिख रहा है या क्लिक्स आ रही, उनको आप एक्सक्लूड करते हैं। जो एक्सपेंशन की लोकेशन वाली सेटिंग आती है आपको देखने को मिलती है, उसको आप चेकआउट जो है वो कर दें। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस आप नहीं कर सकते। कुछ हद तक वो आपको जो है वो दूसरी लोकेशंस में जाकर दिखाएगा ही, बिकॉज मेटा का सिस्टम बना ही इस तरीके से कि अगर उसको लगता है कि इस लोकेशन के बाहर जाकर वो आपको कन्वर्जन दिला सकता है तो वो बाहर जाएगा। देखो, इसके पीछे रीजन ये भी क्योंकि आप अपने कैंपेन को जो ऑप्टिमाइज कर रहे हो ना, वो कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो जो बाकी की सेटिंग्स होती है ना, वो कन्वर्जन लाने के चक्कर में उसको ओवरराइट कर देता है। मतलब आपकी लोकेशन की सेटिंग को थोड़ा सा वो इग्नोर कर दे रहा है, आपके एज वाली सेटिंग को भी वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, मतलब ओवरराइट कर रहा है। आप बोल रहे हो कि मेरे को केवल मेल्स को टारगेट करना है, फिर भी वो फीमेल्स को दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? बिकॉज आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी कह रही है कि मेरे को ज्यादा कन्वर्जन ला कर दो या ज्यादा सेल्स ला कर दो। तो मेटा कह रहा है कि उसको लाने के लिए मेरे को अगर कोई सेटिंग्स को ओवरराइट करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा, इसलिए वो उसके बियॉन्ड जाकर भी आपको दिखाता है। आई थिंक सो आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे। अच्छा, गूगल एड्स से रिलेटेड आपने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, जिन लोगों को मेरे गूगल एड्स के एडवांस कोर्स के बारे में नहीं पता उनको बता दें, हमने एक एडवांस एजेंसी स्टाइल गूगल एड्स कोर्स जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जिसको आप learn.umartaskia.com के ऊपर जाकर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। काफी एडवांस्ड, इन डेप्थ प्रैक्टिकल इंसाइट्स, केस स्टडीज और जो भी एडवांस स्ट्रैटेजीज को हम यूज करते हैं वो डैशबोर्ड्स और डेटा दिखाकर इस कोर्स को हम लोगों ने क्रिएट किया है, ट्यूटोरियल्स को क्रिएट किया है इस कोर्स के अंदर। तो आप चेकआउट कर सकते हैं learn.umartaskia.com पे, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड आफ्टर सीइंग द कंटेंट ऑफ द कोर्स यू कैन गो अहेड एंड बाय फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एडीसीए का है। सर मैं एसईओ इंटर्नशिप कर रहा हूँ बट बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मिल रही, प्लीज गाइड एसईओ में नॉलेज कैसे इंक्रीज करें एक्सपर्ट लेवल तक। देखो, काम करके, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अच्छे प्रोजेक्ट्स करिए, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसी से आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, उसी से आपका लेवल बढ़ता जाएगा। आप ये सोचो कि मैं इस कंपनी से इस कंपनी में स्विच कर दूं तो मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा, या मेरे को कोई सीनियर मिल जाएगा तो मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
जब तक आप खुद से प्रोजेक्ट्स को क्रैक करने के पीछे नहीं भागेंगे, जब तक आप खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे नहीं भागेंगे, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। तो इसका यही तरीका है कि आप खुद से सारी कोशिश करें, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करें और आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस जो है वो होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम करेंटली 19 एंड वांट टू क्रिएट माय फ्यूचर इन दिस फील्ड। मैंने कोर्स भी कर लिया है, मैं रोज लर्न कर रहा हूँ नई नई चीजें इस फील्ड से रिलेटेड। तो अभी मुझे अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए जहां ग्रोथ हो, या फिर मेरी फैमिली मुझे प्रेशराइज कर रही है जॉब के लिए, वो करूं। सिंपल क्वेश्चन, टाइम लगाकर अच्छी कंपनी ढूंढूं या कहीं एक्सपीरियंस गेन करूं जॉब करके किसी भी कंपनी में। करंटली मैं अभी नोएडा में हूं। देखो, पहली बात तो जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, अब आप बोल रहे हो ना मैं रोज नई नई चीजें लर्न कर रहा हूं। भाई साहब, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड ऐसी है ना, आप रोज लर्न करते रहिए, रोज आपको नई चीजें देखने को मिलती रहेंगी। आप ये सोचे कि एक दिन मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं मैदान में कूदूंगा, ये डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में नहीं है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अच्छे तरीके से किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको जॉब पकड़ लेनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हो ना कि मैं अच्छी कंपनी को ढूंढूं, आराम से उसमें जॉब करूं, या जो मेरे को छोटी कंपनीज पहले मिल रही मैं उनमें जॉब करूं। देखो, पहले तो आप इंटरव्यूज देना शुरू करो। छोटी कंपनीज भी आपको सेलेक्ट कर लें, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है आप उनके ही लायक ना हो। ये आपको लग रहा है ना मैंने कोर्स किया, मैं रोज नई नई चीजें सीख रहा हूं, बट अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो पहले आप छोटी कंपनीज की जॉब क्रैक तो करें कि सर मैंने ना ये छोटी कंपनीज की कुछ जो जॉब्स है वो क्रैक कर ली है, बट मैं इनमें नहीं जॉब करना चाहता हूं, मैं बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब करना चाहता हूं। तो ढूंढने की कहां जरूरत है? उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप इंटरव्यूज क्रैक कर ले रहे हैं तब तो आप सोचे कि आपको आता है। अगर आप क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस बात को कितना भी कहें कि मेरे को टाइम लगाकर कंपनीज ढूंढनी चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए। आप मेरी बात समझे? और अगर आपको बड़ी कंपनीज में फॉर एग्जांपल जॉब नहीं मिल रही है तो छोटी कंपनी से आप स्टार्ट करें और उधर जो है वो अच्छी कंपनीज में आप कॉन्टिन्यूअसली जो है वो अप्लाई करते रहे। जब आपको वहां अच्छी जॉब मिल जाए तो आप एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप फ्री स्विच कर सकते हैं। मतलब जो भी उस कंपनी के साथ आपके ड्यू डिलिजेंस हैं उनको पूरा करने के बाद, ऐसा नहीं बीच में ही भाग पड़ना है, ठीक है? तो जो एथिक्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिशांत का क्वेश्चन है, विल गूगल एंड मेटा एआई बिकम सो एडवांस दैट क्लाइंट्स कैन रन एड्स देमसेल्फ एंड बाईपास एजेंसीज एंड फ्रीलांसर्स? देखो, ये क्वेश्चन ना कई बार मेरे सामने आया हुआ है और मैं आपको बताता हूँ, जो भी बिजनेस ओनर्स ना एजेंसीज या फ्रीलांसर्स को बाईपास करते हैं ना, उनका माइंडसेट अलग होता है और उन बिजनेस ओनर्स का माइंडसेट अलग होता है जो एजेंसीज को या फ्रीलांसर्स को जो प्रोजेक्ट है वो देते हैं। देखिए, जो बिजनेस ओनर्स एजेंसीज और फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट देते हैं उनकी सिचुएशंस में ज्यादातर ये होता है कि उनको खुद से मैनेज ही नहीं करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, माइंडसेट का गेम है। वो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें, वो बिजनेस की चीजों को और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करें। जो डैशबोर्ड लेवल की चीजें हैं, जो कैंपेन लेवल की चीजें हैं, जो मेटा और गूगल के लेवल की चीजें, वो लोग मैनेज करें। मेटा का एआई और गूगल का एआई जो है वो चीजों को आसान जरूर करेगा, बट फिर भी कोई ना कोई चाहिए जो स्ट्रैटेजी बना सके, जो देख सके कि ये प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। इसके लिए जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंसीज और फ्रीलांसर्स की जरूरत जो है वो हमेशा रहेगी। अच्छा, वो लोग जो ये सोचते रहते हैं कि अरे अब तो काम थोड़ा सा आसान हो गया तो चलो मैं ही जो है वो मेटा एड्स और गूगल एड्स रन कर लेता हूँ, वो माइंडसेट की चीज है, ठीक है? वो ऐसा नहीं कि एआई की वजह से हो रहा है, वो माइंडसेट ही है। देखिए, हम लोगों ने भी देखा है बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, आप कैंपस मैनेज भी करें फिर भी वो उसको मैनेज करते रहते हैं, उसमें चेंजेस करते रहते हैं, खुद से जाकर अपने आप एक दो कैंपस जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि वो खुद इंटरवीन करते रहते हैं। तो कुछ भी हो जाए वो खुद भी इंटरवीन करेंगे और एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम उनको ये लगता है कि ठीक है, अब इनसे जितना होना था हो गया, अब मैं ही जो है वो मैनेज कर लूंगा। तो माइंडसेट उस टाइप का होता है कि नहीं, मेरे कैंपेन को मैं ही मैनेज कर सकता हूँ, अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, या मेरे पास टाइम रहता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो सारी चीजें जो है उस वजहों से होती है। ये चीजें ना 8-9 सालों से जो है वो देखते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एआई वगैरह आ जाने के बाद ये चीजें हुई, हमेशा से थी। तो ये प्योरली ना माइंडसेट वाली चीज है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम फरमान, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एसईओ एंड मेटा एड्स, नाउ आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन गूगल एड्स. I've completed a Google Ads course and also your paid Google Ads course. I have practical knowledge of campaign setup, UTM setup, conversion tracking, and remarketing tag setup. However, I haven't run live campaigns yet. Please guide me on which position I can apply for in Google Ads and how can I move forward in this field. देखो, दोनों ऑप्शंस है आपके पास। एग्जीक्यूटिव की तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है, और आप बिगिनर में इंटर्न लेवल पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि उस वक्त कंपनी को किस टाइप की नीड है और आप कितने अच्छे तरीके से इंटरव्यू को क्रैक कर पा रहे हैं। देखिए, आपके नॉलेज के बेसिस पे अगर कंपनी को लगता है कि वो आपको एज एन एग्जीक्यूटिव रख सकते हैं तो वो रख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड बेस्ड ऑन योर नॉलेज, अगर कंपनी को ये लगता है कि वो आपको इंटर्न की तरीके से रख सकते हैं तो फिर वो आपको इंटर्न की तरीके से रख लेंगे। तो सबसे पहले आप इंटरव्यूज देना शुरू करें और इस चीज के ऊपर काम करना शुरू करें कि कितनी जल्दी आपको प्रैक्टिकल वर्क जो है वो मिल जाए, कितनी जल्दी आप प्रैक्टिकल चीजों को करना स्टार्ट कर दें। वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेवल हो।
और ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अभी आपकी नीड कैसी है। जैसे आप 2 साल से काम कर रहे होंगे, तो आपकी ना एक सैलरी होगी, आप एक अमाउंट जो है वो अभी आपको मिल रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ द सैलरी, अगर आप काम कर रहे होंगे। अब आप बिल्कुल नई स्किल की तरफ जाएँगे, तो हो सकता है वहाँ पर आपको कम सैलरी मिले या बिल्कुल ज़ीरो से जो है वो आपको स्टार्ट करना पड़े, काइंड ऑफ अ फ्रेशर। बिल्कुल वो तो हो ही जाएगा, बिकॉज़ अभी आपको चीज़ें नहीं आती है। वहाँ पर भी हो सकता है आपको चैलेंज हो, या वहाँ पर आपको अपने हिसाब से जो डिसीज़न है, वो लेना पड़े कि आपको भई जाना है या नहीं जाना है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कुछ सैलरी से या नहीं। बट देखो, मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो एसईओ और मेटा एड्स से स्विच होके गूगल एड्स की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों वो जाना चाहते हैं। अगर उनको ये डर है कि एसईओ में या मेटा एड्स में काम नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम है आपको। अगर किसी कंपनी में काम नहीं मिल रहा है, तो आप अच्छी कंपनी की तरफ स्विच करने की कोशिश करें। 2-3 साल किसी एक स्किल सेट के ऊपर काम करने के बाद एक नए स्किल सेट के ऊपर काम करना, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। समझ लीजिए फाइनेंशियल लॉस तो अच्छा खासा वहाँ पर होता है, बिकॉज़ आप एक सैलरी ले रहे होते हैं, तो वो तो नहीं मिलने वाली होती है आपको। तो देखिए, आइडेंटिफ़ाई करिए कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से जो है वो आप उधर स्विच कर रहे हैं। अगर उन्हीं स्किल सेट के साथ आप और बेहतर कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसी फील्ड में आप और बेहतर करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्युएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।